हेलो बच्चों। हम सब पिछले वीडियो लेक्चर में विद्युत धारा, चलिए अब उससे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं पहले उसे देखेंगे, उसके बाद आज का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, ये रहा पहला प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा उसकी मदद से। लिखा हुआ है एक चालक से 1 मिनट में 300 कूलम आवेश गुजरती है। ठीक है, तो इतना दूर पढ़ने से क्या क्या पता चला? समय की जानकारी। समय दिया हुआ है 1 मिनट। ठीक है, कूलॉम इसके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब आवेश दिया हुआ है, आवेश। ठीक है, आवेश यानी क्यू क्या दिया हुआ है? 300 कूलॉम। ठीक है, ये समय है और समय मिनट को बदल देते हैं सेकेंड में, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, बोला गया है चालक में बहने वाली धारा की गणना करें, मतलब धारा बताना है अपने को, आई। ठीक है, एक प्रश्न को पढ़कर अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हो तो आपको पहले वो सारी बातें लिखना पड़ेगा जो उस प्रश्न में दिया हुआ है, ताकि आप सूत्र को भिड़ाकर बेहतर निकाल सके। ठीक है, तो आपको हम कल ही बताए थे आई बराबर, यहां लिखेंगे अब आई बराबर हम आपको बताए थे क्यू बटे टी। ठीक है, विद्युत धारा बराबर कल यही सूत्र पढ़े थे ना, आवेश बटे समय, और क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 300। ठीक है, समय है 60 सेकेंड, तो 0 से 0 गया और 6 पचे 30, यानी आ गया 5 कूलम प्रति सेकेंड, यानी इसे हम 5 एम्पियर भी बोल सकते हैं। तो यहां धारा का मान कितना होगा? 5 एम्पियर, और यही हो जाएगा अपना उत्तर। तो उम्मीद है इस प्रश्न को आप बेहतर समझे होंगे, इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है किसी वैद्युत बल्ब का तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इतना दूर पढ़ने से क्या क्या चीज दिया हुआ वो पहले देख लेते हैं। एम्पियर दिया हुआ, इसका मतलब है कि धारा दिया हुआ है, धारा मतलब आई, और आई बराबर दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद बोला है 10 मिनट तक, यानी समय दिया हुआ है, समय यानी टी कितना दिया हुआ है? 10 मिनट, और 10 मिनट को जब सेकेंड में बदलेंगे तो 10 गुने 60 यानी 600 सेकेंड। ठीक है, बोला गया परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना करें, आवेश बताना है, आवेश यानी क्यू। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। कल ही हम लोगों ने क्या पढ़ा? आवेश बराबर आपको बताए थे क्यू बराबर आई टी। ठीक है, अगर आप सूत्र को बेहतर याद किए हैं तो यही लिखाया गया है, आवेश यानी क्यू बराबर आई टी। ठीक है, तो क्यू का मान कितना दिया हुआ है? नहीं, आई का मान कितना दिया हुआ है? 0.5। ठीक है, और समय कितना है? 600 सेकेंड। तो ये दोनों जब गुना हो जाएगा तो 6 पचे 30। ठीक है, तो 300 लिख देते हैं, फिर दशमलव को हम हटा दिए हैं। अब दशमलव बैठाएंगे, एक यहां आएगा। ठीक है, दशमलव यहां आएगा, यानी आ गया ये 300 एम्पियर सेकेंड, यानी इसे ऐसे बोल सकते हैं 300 कूलॉम। ठीक है, तो यहां आवेश का मान कितना होगा? 300 कूलॉम, और यही हो जाएगा अपना उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को भी बेहतर समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी चालक में 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। तो चलिए हल लिखते हैं। क्या दिया हुआ? पहले धारा यानी आई बराबर दिया हुआ है 2.0 एम्पियर। ठीक है, इस चालक में प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समय दिया हुआ है, समय यानी टी
बोला है प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है यानी एन बताना है। ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एन अपने से पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q बराबर एन ई। ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला यही पढ़े था ना, तो यहां से हम एन बराबर क्या निकाल सकते हैं, Q बटे ई। ठीक है, और Q का मान कितना दिया हुआ है, तो Q का मान नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो Q बराबर हम एक फॉर्मूला और भी तो पढ़े थे, Q बराबर आई टी बटे ई। ठीक है, लेकिन आई दिया हुआ, आई 2 है, समय 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड बोला है इसलिए 1 सेकेंड। और ई का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलॉम। ठीक है, तो उम्मीद है आप पहले इतना बात को बेहतर समझ लीजिए, हो सके तो वीडियो रोक के देख लीजिए आप। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हाँ इसके बाद क्या होता है 2/1.6 गुने 10 पर पावर -19 ये आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाला 2 बटे लिखते हैं 1.6 गुने इस 10 पर पावर -19 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर केवल और केवल 19। ये कैसे हुआ, उम्मीद है इस बात को समझ जाएंगे आप। जैसे 1 बटे जैसे अगर 1/10 पर पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 10 पर पावर -2। उसी प्रकार 1/10 पर पावर माइनस अगर 2 रहेगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 10 पर पावर 2। और उम्मीद है आप जब 8वां 9वां पढ़ के आए होंगे तो ये सारी बातें आप पढ़ कर आए होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं सब बातें तो ये सभी साथ में आप सीखते चलिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ इसके आगे का कैलकुलेशन, यहाँ जगह नहीं है, हम यही कोशिश करेंगे कि इसे हटा दिया जाए। अब ध्यान से देखिए, इसको ऐसा करते हैं 2 बट्टे यहां कर देते हैं 16, और जब फिर से यहां जब बट्टा होगा तो यहां 10 आएगा, दशमलव हटेगा तो गुने 10 पर पावर 19। अब फिर से 10 ऊपर चल जाएगा, तो ये जो ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 2 गुने 10 बटे 16 गुने 10 पर पावर 19। ठीक है, अब इसे आप काट सकते हैं ऐसे, 8 गुना 16 तो हो जाएगा 10/8 गुने 10 पर पावर 19। अब 8 से भागा दीजिए किसमें, 10 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 एकम 8। ठीक है, घट के आया कितना, 2, दशमलव बैठाइए 0, 8 बचे नहीं, 8 दूना 16। ठीक है, 4 आया 0, फिर 8 बचे 40। तो ये आएगा, जब इतना दुर्भागा पड़ेगा तो आएगा 1.25 गुने, अच्छा यहाँ माइनस लिख दिए, इसको हटा देते हैं, यहाँ माइनस नहीं होगा, गुने 10 पर पावर 19। ठीक है, 19 इलेक्ट्रॉन यही होगा। ठीक है, तो ये हमने एन बराबर ला दिया 2.25 गुने 10 पर पावर -19 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को धीरे धीरे रोक के देखिए, ताकि आप चीजों को बेहतर समझ सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार से 6.25 गुने 10 पर पावर 8 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा की मान ज्ञात करें। चलिए, इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब यह कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ यानी एन बराबर, ठीक है, दिया हुआ 6.25
10 पर पावर 8। हमें लगता है कि 10 पर पावर 8 नहीं होना चाहिए, 18 होना चाहिए। यहां 18 होगा। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा अगर आप प्रश्न को लिखे हैं तो। समय दिया हुआ है प्रति सेकंड, यानी टी दिया हुआ है 1 सेकंड। ठीक है, क्या पूछा है? धारा का मान यानी आई बराबर क्या होगा। ठीक है, आप भी प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए और देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है, या आप वीडियो को रोककर बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जब हम बना दें तो आप मिला लीजिए। चलिए, आई बराबर पूछा है अपने से। अब आई बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? तो आई बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्यू बटे टी। ठीक है, तो क्यू तो नहीं है लेकिन टी है। फिर हम लोग एक क्यू बराबर एक फॉर्मूला और जानते हैं, क्यू बराबर जानते हैं एन ई बटे टी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इतनी बात को तो बेहतर समझ रहे होंगे। अब एन बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब तो ये हो जाएगा 6.25 गुने 10 पर पावर 18। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 पर पावर -19 इलेक्ट्रॉन। और समय कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड, तो 1। ठीक है, तो आई बराबर ही निकल रहा है अभी। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यही बराबर देते हैं। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। यहां देखिए 10 पर पावर 18 है और यहां 10 पर पावर 19 है, और गुना में पावर जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 6.25 गुने 1.6 है ही, इसे आप 16 ना समझ जाए तो 1.6 गुने, तो ये दोनों पावर जब जुटेगा तो ये हो जाएगा 10 पर पावर -1। ठीक है, अब करते हैं इन दोनों को गुना। 6.25 गुने 1.6 करते हैं गुना। किया जाता है 6 पचे 30, हाथ में रहा 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15, हाथ में रहा 1, 6 छक 36 और 1 37। इसको करेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 2, ये आएगा 6। ठीक है, 0 0, 7 दूनो 10 के 0, हाथ में रहा 1, 6 3 9 1 10। ठीक है, और दशमलव जब बैठाएंगे तो 1 2 3, 3 अंक छोड़ के पीछे से, तो 1 2 3 दशमलव आ जाएगा यहाँ। तो ये दोनों जब गुना होगा तो आएगा 10 गुने 10 पर पावर -1। अब इसका क्या मतलब है? 10 पावर को अगर नीचे, ये वाला 10 को अगर नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 10 पर पावर 1। ठीक है, तो ये दोनों कट के हो जाएगा 1। तो इसका यही उत्तर हो जाएगा 1 एम्पियर। यही है अपना उत्तर। अब ये ध्यान से देखिए, 10 पर पावर -1 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ए दी पावर -n बराबर हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के हमने चेंज किया। तो उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप बेहतर समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को तो कोशिश कीजिए कि बार बार रिपीट करके चीजों को देखें। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा। तो चलिए पढ़ते चलते हैं, नोट भी करते चलते हैं। धारा यानी आई बराबर दिया हुआ है 2.5 एम्पियर। ठीक है, और बोला 20 मिनट तक तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। समय दिया हुआ है 20 मिनट, और 20 मिनट यानी 20 गुने 1 मिनट, 20 गुने 60, 6 दूना 12, यानी 1200 सेकेंड। ठीक है, समय को हमेशा आप सेकेंड में ही बदलिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो देखिए लिखा हुआ है, किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता, यानी एन पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसे। अब एन बराबर हम लोग क्या जानते हैं? ठीक है, एन बराबर हम लोग जानते हैं, एन बराबर तो नहीं जानते हैं लेकिन क्यू बराबर जानते हैं। क्यू बराबर एन ई, तो यहां से एन बराबर हो जाएगा क्यू बटे
ई, ठीक है, Q बटे ई तो आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख देंगे। Q बराबर एक फॉर्मूला और हम लोग पढ़े थे IT, ठीक है, बटे ई। अब ध्यान से देखिए, आई दिया हुआ है 2.5, ठीक है, समय भी दिया हुआ है 1200 सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग जानते हैं 1.6 गुने 10 पर पावर -19 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए इसे काट पीट मचाते हैं। अब काट पीट में पहले इस -10 को भेज देते हैं ऊपर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसे हम काट सकते हैं, ठीक है। इसे तो हटा सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये डेसिमल से ये डेसिमल खत्म। तो अब आ गया ये, यहां से लिखते हैं 25/16 गुने, अगर गुने 1200 गुने, अगर इस 10 पर पावर 19 को ऊपर, 10 पर पावर -19 को ऊपर भेजा जाएगा, ये हो जाएगा 10 पर पावर 19, ठीक है। ये 10 पर पावर -19 को जब ऊपर भेजेंगे तो केवल हो जाएगा 10 पर पावर 19, ठीक है। चलिए और भी काट पीट मचाते हैं, इतना से काम चलने वाला नहीं है। तो ये आ जाएगा 25/16 गुने, अब यहाँ 12 कर देते हैं, और ये जो दो शून्य है ना, तो दो शून्य के बदले यहाँ 2 अंक बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर 21, ठीक है। अब काटते हैं, 4 से 4 चौक 16, 4 से 4 तिया 12, ठीक है। तो ये दोनों जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 25 तिया 75/4, और गुने 10 पर पावर 21। अब 4 से भागा देते हैं 75 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 35, 8 चौक 32, यहाँ 3 उतरा, 0.0, फिर लिखेंगे 7 चौक 28, कटकुट 2, फिर 0.0, फिर 4 पचे 20, कट गया। तो ये वाला आ जाएगा 18.75 गुने 10 पर पावर 21, ठीक है। लेकिन डेसिमल का नियम कहता है कि एक अंक के बाद ही दशमलव रहना चाहिए, तो इस दशमलव को खिसका के लाते हैं आगे, तो जब इस दशमलव को आगे खिसकाएंगे तो पावर बढ़ेगा, ठीक है। उम्मीद है ये सारी बातें आप क्लास 8th में पढ़े हैं, क्योंकि 8th में ही ये बात पढ़ना है, दशमलव कहां से कहां जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1.875 गुने 10 पर पावर 22, ठीक है। या अगर आपका मन है कि दशमलव नहीं रखे, तो आप इस दशमलव को पीछे जब लाएंगे तीनों अंक, कि 1875, ठीक है, गुने, तो 3 अंक पीछे जाएगा तो यहाँ 3 जीरो घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 पर पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो एक आंसर ई भी हो सकता है, एक आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। अगर चीजों को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए बार बार रिपीट करके देखने का, ठीक है। देखते हैं और प्रश्न है। नहीं, अब प्रश्न नहीं है, अब अपना आज का टॉपिक है, तो चलिए उस टॉपिक को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो चलिए इसे समझते हैं बेहतर कि विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है। देखिए, जो लिखा हुआ है उसे फिलहाल आप छोड़ दीजिए। हम आपको बताए थे कुछ ऐसा कि अगर दो वस्तु को, अगर ये ए है और ये बी है, इन दोनों को रगड़ा जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश, ठीक है। दो वस्तु को रगड़ा जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश। तो मान लीजिए कि ए के पास प्लस आवेश आया और बी के पास माइनस आवेश आया, ठीक है। ए के पास प्लस आवेश आया, बी के पास माइनस। तो ए के पास अगर मान लिया जाए +5 आवेश आया है, ठीक है, ऐसे +5 कूलम आया, तो बी के पास आएगा -5 कूलम। अगर दो वस्तुओं के बीच घर्षण होता है तो उन दोनों पे समान आवेश आते हैं, ठीक है, लेकिन प्रवृत्ति दोनों का भिन्न होता है, एक पर ऋण आवेश आता है, एक पर धन आवेश आता है, ठीक है। इस बात को आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है।
चलिए, अब ये वाली बात आपको हम क्यों बताए पहले, ताकि ऐसा ना हो कि इस बात को आप विभव में रिलेट कर दें। ठीक है, तो इस बात का विभव से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे बात करते हैं मुख्य रूप से विभव पर। अब देखिए विभव क्या चीज है। जैसे मान लिया जाए ये दो वस्तु है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, हम चाहते हैं कि ए वस्तु से आवेश बी वस्तु में जाए, ठीक है, या बी वस्तु से आवेश ए वस्तु में जाए, आवेश। ठीक है, तो ये मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर हम चाहेंगे ए वस्तु से आवेश निकलकर बी में चला जाए, तो हम ऐसा चाहेंगे तो नहीं होगा। ये डिसाइड करेगा कौन? विभव। ठीक है, विभव ही बताएगा कि कौन वस्तु आवेश को ग्रहण करेगा और कौन वस्तु आवेश को त्याग करेगा। तो विभव के बारे में हम छोटी सी बात अभी मात्र लिखे हैं, ये परिभाषा नहीं है जो अभी है। जैसे हमने लिखा है विभव किसी वस्तु का वह अवस्था है जो बताता है कि वह पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। ठीक है, विभव केवल यह बताएगा कि कौन वस्तु आवेश को ग्रहण करेगा और कौन त्याग करेगा। ठीक है, यह बताना काम किसका है? विभव का, और यही विभव भी है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, विभव एक प्रकार के कार्य हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है? एक इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश का आना, या इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश का जाना। ठीक है, यह क्या होगा, यहां से यहां जब हम आवेश को ले जाएंगे तो एक प्रकार के कार्य ही होगा। ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ए से बी की ओर जाएगा कि बी से ए की ओर आएगा? तो इसके लिए एक बात और हमने लिखा है, चलिए उस पर ध्यान देते हैं, फिर से हम ये सारी बातें समझेंगे। लिखा हुआ है धारा यानी आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। मतलब आवेश यानी धारा जब भी जाएगा तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अभी हम विभव के बारे में पूरी तरह से नहीं बताएं, लेकिन फिलहाल इस बात को आप सुन लीजिए कि विभव किसी पदार्थ की वह अवस्था है जो यह बताएगा कि वह पदार्थ आवेश ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। ठीक है, एक बात और हमने क्या बोला कि विद्युत धारा जो है यानी आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए। और समझते हैं, जैसे मान लिया जाए ये दो वस्तु हम लेते हैं। अभी विभव के केवल कार्यों को आप देखिए। ठीक है, परिभाषा द्वारा विभव को तो बेहतर समझ ही लेंगे, लेकिन विभव क्या कर सकता है वो देखिए। ठीक है, हमने लिया ए वस्तु और ये लिया बी वस्तु, और हम बोले कि बताओ आवेश ए से बी की ओर जाएगा। ऐसा करते हैं, एक बड़ा छोटा लेते हैं, तब आप बेहतर समझेंगे। एक बड़ा लेते हैं, ठीक है, बी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, यहां भी आवेश है, यहां भी आवेश। अब हमसे आपसे पूछ रहे हैं क्या आवेश ए से बी की ओर जाएगा या बी से ए की ओर जाएगा? ठीक है, तो आप ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं। बड़ा छोटा को देखकर आप ये ना सोचिए कि बड़का देने से आवेश निकलकर छोटका देने जाएगा, या आप ऐसा ना सोचिए कि छोटका देने से निकलकर बड़का देने जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये सोचना बेकार है। ये हम कैसे सोचेंगे? विभव पे। जिसका विभव ज्यादा होगा वहां से आवेश चलेगा कहां? निम्न विभव की तरफ। जैसे हम बोले कि इसका विभव 8 है, विभव को 20 से सूचित करते हैं तो समझ लीजिए 8 वोल्ट है। इसका विभव है 2 वोल्ट। तो ऐसी स्थिति में देख पा रहे हैं छोटके से जा रहा है क्या? नहीं, बड़का तरफ आवेश। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि ये वाला 20 वोल्ट का हो, ठीक है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, फिलहाल आप जानिए कि वोल्ट विभव क्या कर रहा है, और इसका अगर 10 वोल्ट हो, तब ऐसी स्थिति में विभव बी से ए की ओर जाएगा। तो आपने क्या समझा? मतलब कोई वस्तु के आकार देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि आवेश कहां से निकलकर कहां जाएगा। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? विभव। जिसका विभव अधिक रहेगा वहां से आवेश निकलकर कहां जाएगा? निम्न विभव
की तरफ। तो उम्मीद है आप विभव के कार्य को बेहतर समझ रहे होंगे। मतलब विभव क्या कर रहा है, आवेश लाने का काम कर रहा है। ठीक है, कि कौन आवेश ग्रहण करेगा और कौन आवेश त्याग करेगा, इस बात का फैसला विद्युत विभव कर रहा है, और यही विद्युत विभव है भी। ठीक है, अगर मान लिया जाए इस वस्तु का विभव 20 वोल्ट है, इस वस्तु का विभव भी 20 वोल्ट है, क्या दोनों में आवेश का आदान प्रदान होगा? नहीं होगा। ठीक है, विभव दोनों का अगर सेम है तो आवेश का आदान प्रदान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आवेश ए से निकलकर बी की ओर चला जाएगा या बी से निकलकर ए की ओर चला आएगा। ठीक है, सारा खेल किसका है? विभव का। अगर उसी प्रकार यहां लेते हैं, एक वस्तु लेते हैं ए और एक वस्तु लेते हैं बी, और इसका विभव 20 वोल्ट है और इसका विभव 10 वोल्ट है। अब देखिए आवेश कहां जाएगा? अब आवेश बी से ए की ओर जाएगा। लेकिन उसी प्रकार एक और सिस्टम लेते हैं, ए और बी। बी का अगर विभव 20 वोल्ट है और ए का विभव अगर 30 वोल्ट है, ठीक है, अब आवेश ए से कहां जाएगा? बी की तरफ। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ रहे हो कि विभव क्या कर रहा है। तो विभव कुछ नहीं कर रहा है, केवल ये बता रहा है कि कौन आवेश ग्रहण करेगा और कौन आवेश त्याग करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो उम्मीद है आप ये सारी बात को बेहतर समझ गए होंगे। अब आपको कुछ प्रश्न देते हैं और उस प्रश्नों के माध्यम से हम विभव को और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी हमने विभव का परिभाषा नहीं लिया है। ठीक है, अभी हम आपको बताएं कि विभव क्या कर रहा है या विभव क्या कर सकता है। ठीक है, और आपको एक बात और बताएं कि विभव ही बता रहा है कि धारा कहां से कहां जाएगा। हमने यह जाना कि धारा उच्च विभव से हमेशा हमेशा निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, आप बटरिया भी जो ऐसे बनाते हैं ना, जैसे हम पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में बनाए थे, तो ये बड़का वाला प्लस बोले थे और छोटका वाला के माइनस, और ये जो आप प्लस और माइनस देख रहे हैं असल में ये विभव ही है। ठीक है, ये दोनों विभव ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न लेते हैं और उन प्रश्नों के द्वारा हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि विभव क्या चीज है। चलिए पहला प्रश्न है, दो वस्तु असमान आकार का है और उसे आपस में संपर्क में लाने से आवेश का स्थानांतरण नहीं होता, तो दोनों में किसका मान समान है? देखिए इस प्रश्न को आप समझिए। बोला है कि दो वस्तु है, ठीक है, दोनों को संपर्क में लाए, कहा देखिए संपर्क में लाए, इस पर भी आवेश है, ठीक है, और इस पर भी आवेश, इस पर Q1 कह देते हैं, Q2। ठीक है, लेकिन दोनों में आवेश आ जा नहीं रहा है। ठीक है, न इससे जा रहा आवेश न इससे, यही तो लिखा हुआ ना कि आवेशों का स्थानांतरण नहीं हो रहा, आवेश आदान प्रदान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, वो बताना है। तो दोनों में किसका मान समान है? क्या आवेश समान है? हाँ, आपसे पूछा जाए क्या इस पर भी 5 एम्पियर है या इस पर भी 5 एम्पियर है, या विभव समान है? हम अभी बोले कि आवेश स्थानांतरण होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विभव जिम्मेदार है। अगर दो वस्तु में, जैसे मान लिया जाए, कुछ और लेते हैं, जैसे ये दोनों अलग अलग साइज का मार्कर है, ठीक है, इस पर कुछ आवेश होगा, इस पर आवेश कुछ और होगा, लेकिन इन दोनों के संपर्क में जब हम लाए तो दोनों आवेश का आदान प्रदान नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जितना आवेश इस पर है इतना आवेश इस पर है, ऐसा नहीं सोचिए आप। ठीक है, आवेश आने जाने के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है विभव। अब ये दोनों में आवेश का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों का विभव समान है। ठीक है, केवल और केवल कौन? विभव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभव। अगर दो वस्तुओं के बीच आवेश का स्थानांतरण नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि दोनों का विभव सेम है। ठीक है, अभी भी अगर आपको विभव क्लियर नहीं हुआ तो आगे और एक प्रश्न लेते हैं। ठीक है, ये रहा दूसरा प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं इसे। लिखा गया है, छोटे आकार के वस्तु और बड़े आकार के वस्तु को बराबर आवेश Q देने पर विभव क्रमशः V1 और V2 होता है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? देखिए इसे समझिए आप। बोला गया है कि दो वस्तु है, ठीक है, छोटा एक बड़ा, ये दो वस्तु छोटा और बड़ा। ठीक है, बोला गया है कि दोनों पर सेम आवेश है, मतलब इस पर भी Q आवेश है, इस पर भी Q आवेश है। ठीक है, लेकिन इस पर
V1 यानी विभव है ये, और इस पर जो विभव उत्पन्न हुआ वो V2 है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो बताइए, ये छोटे आकार का वस्तु है, ठीक है, ये बड़े आकार का वस्तु है, इस पर भी Q आवेश है और इस पर भी Q आवेश है, आवेश सेम है लेकिन विभव सेम नहीं है। बस वही बताना है कि किस पर विभव ज्यादा है, छोटा आकार वाले वस्तु पे कि बड़े आकार वाले वस्तु पे। सोचिए, तो बिल्कुल आप लोग यही सोच रहे होंगे कि V1 और V2, ठीक है, कि बड़ा वाला है तो विभव भी किसका होगा, V2 का बड़ा। अगर आप ये सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो आप एकदम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं अभी आपको बताते हैं, ठीक है। ऐसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा ऑप्शन नंबर बी, इस पे चर्चा करने की बात है। जैसे ध्यान से देखिए, ये वाला है वस्तु छोटे आकार का और ये वाला वस्तु है बड़े आकार का, दोनों पर विभव सेम है, दोनों पे आवेश सेम है, विभव नहीं, गलती हो गया। अब आपसे बोला कि किस पर विभव ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखिए, ये दो वस्तुओं को थोड़ा और नीचे बनाते हैं, यहां और यहां। अच्छा, ये दोनों वस्तु के आकार को देखकर इतना तो आप जरूर बता सकते हैं कि ज्यादा आवेश किसके पास आने की क्षमता है। ठीक है, इसके पास, यहां नाम देते हैं ए, यहां भी नाम देते हैं ए और बी, यहां भी नाम देते हैं ए और बी। तो आप वस्तु के आकार को देखकर तो इतना जरूर बता सकते हैं कि किस पर ज्यादा आवेश आ सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे बी पर ज्यादा आवेश आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार बड़ा है, सिंपल सी बात। इस पर क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू आवेश है। ऐसा समझ लीजिए कि इस पर 5 आवेश है, 5 कूलाम, इस पे भी 5 कूलाम है, इस पे भी 5 कूलाम है, दोनों पे तो 5-5 कूलाम है। ठीक है, और लेकिन विभव दोनों का सेम नहीं है, विभव ज्यादा होगा किसका, ए का। क्यों ज्यादा होगा, अब कैसे ज्यादा होगा इस बात को आप थोड़ा बेहतर समझिए। आप थोड़ा इस विभव से हटिए और थोड़ा अलग एग्जांपल देते हैं। समझ लीजिए ये एक क्लासरूम है, क्लास ए, ठीक है, सेक्शन ए, और समझ लीजिए ये सेक्शन बी है। ठीक है, और गर्मी का दिन है, तो जो गर्मी है ना, गर्मी, इसे आप समझिए विभव। इस गर्मी मतलब गर्मी का सीजन है, समझ लीजिए गर्मी, तो जो गर्म है, गर्मी है, वो समझ लीजिए विभव है। और लड़के जो है यानी विद्यार्थी, वो समझ लीजिए आवेश है। चलिए कुछ इसे ऐसा समझिए। ठीक है, अब समझ लीजिए, मान लीजिए कि इस ए वाले रूम में 100 बच्चा बैठ सकता है। क्या बच्चा, 100 बच्चा। इस रूम में बैठ सकता है 500 बच्चा। कितना, 500। लेकिन हम आपको अभी अभी बताएं कि दोनों को समान आवेश दे दिया। इसका मतलब हम ऐसा करते हैं कि एक को दे देते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, ए के पास 100 बच्चा हमने दे दिया, मतलब 100 आवेश दे दिया। अब हमने बी को भी 100 आवेश दे दिया। ठीक है, बी को भी हमने 100 आवेश दे दिया। ठीक है, तो अब बताइए, यहां भी गर्मी है, यहां भी गर्मी है, लेकिन बताइए कहां के बच्चों को सबसे ज्यादा गर्मी लग रहा होगा। ठीक है, तो सेक्शन ए वाले जो बच्चा होगा वहां गर्मी ज्यादा होगा। तो यहां से बच्चा कहेगा कि इस रूम में तो बहुत जगह खाली है, बी नंबर सेक्शन में कहेगा यहां तो जगह बहुत सारा खाली है। तो ऐसा करते हैं कि यहां से कुछ बच्चा निकलकर चले जाते हैं यहां। ठीक है, और कब तक जाते रहेगा, जब तक दोनों जगह गर्मी समान ना हो जाए। ठीक है, जब तक दोनों जगह गर्मी समान ना हो जाए। तो आपने क्या देखा, ए से निकलकर बच्चा कहां चला गया, बी से। अब बच्चा को बच्चा ना समझिए, आप आवेश समझिए। आवेश ए से निकलकर कहां चला गया, बी के तरफ, क्योंकि बी के पास ज्यादा जगह है। ठीक है, किस चीज की ज्यादा ज्यादा जगह, आवेश रखने की। ठीक है, और जब उसके पास आवेश ज्यादा रखने की है, इसका मतलब है कि उसका विभव कम है। ठीक है, उसका विभव कम है। बातें समझ में आई? तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार दोनों पर जब समान आवेश दे दिया गया है और यहां बहुत जगह है,
ठीक है, तो यहां से आवेश निकलकर यहां जा सकते हैं। अब आवेश ए से निकलकर कहां जाएगा, बी की तरफ। ठीक है, इसका मतलब है कि हम अभी तो आपको बताए थे, पिछला स्लाइड अगर आप देखें तो क्या हमने लिखा था कि धारा उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर प्रवाहित होती है, ये ना देखे थे। तो देखिए धारा उच्च आवेश से ए से जा रहा है बी की तरफ, इसका मतलब है कि ए के पास ज्यादा विभव है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दो प्रश्न में हम केवल विभव पे ही चर्चा कर रहे हैं कि विभव असल में कर क्या रहा है। तो हमें लगता है इस एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो कोशिश कीजिए दोबारा से वीडियो देखें। ठीक है, नहीं कैसे समझ में आएगा। अगला एक प्रश्न और लेते हैं और फिर से विभव को समझते हैं। अभी तक विभव का परिभाषा हमने नहीं दिया, नहीं उस पर सूत्र बनाया। ठीक है, हम केवल इतना जानते हैं कि विभव ही वो काम कर रहा है। कौन सा काम, आवेश ग्रहण होगा कि त्याग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वस्तु अलग अलग आकार का है, ठीक है, दोनों पर Q आवेश है, दोनों पर समान आवेश है। ठीक है, जब दोनों को सटा देते हैं तो एक पर आवेश Q1 और दूसरे पर आवेश Q2 हो जाता है। तो Q1 और Q2 में सही संबंध क्या है, ये बोला है कि दो वस्तु है। ठीक है, दो वस्तु है, एक वस्तु ये वस्तु ये। ठीक है, इस पर भी Q आवेश है, इस पर भी Q आवेश है, लेकिन ऐसा हुआ कि दोनों को सटा दिया गया। ठीक है, दोनों को, अच्छा एक छोटा एक बड़ा है ना, ठीक है, दोनों को सटा दिया गया। जब सटाया गया तो कुछ स्थिति बदल गई, ये Q1 हो गया, अब ये Q2 हो गया। ठीक है, अब बोला है कि किस पर ज्यादा आवेश होगा, Q1 ज्यादा होगा कि Q2 ज्यादा होगा। तो ये तो आप बेहतर, कम से कम ये वाला जवाब आप बढ़िया दीजिएगा। ठीक है, आप अगर सोच रहे हैं लिए हैं जवाब तो उम्मीद है आपका जवाब सही हो, हम ऐसा चाहेंगे। तो बताइए कि कौन ज्यादा होगा, Q1 ज्यादा होगा कि Q2। ठीक है, तो बताइए, यही दोनों आपसे पूछा गया कि क्या, कि दोनों पर समान आवेश हो जाएगा। ठीक है, बताइए। तो समान आवेश तो नहीं हो सकता है। ठीक है, समान आवेश नहीं हो सकता है, विभव समान हो सकता है लेकिन समान आवेश नहीं हो सकता। अब इन दोनों में रह गया है बी और सी में। तो ध्यान से देखिए, हम आपको बताए थे बड़का के पास ज्यादा क्षमता है आवेश रखने का ना, तो ये छोटका से आवेश ले लेगा आसानी से। ठीक है, अभी इस स्लाइड में वही तो समझ रहे थे कि छोटा तरफ से आवेश निकलकर कहां आ रहा था, बड़ा तरफ। इसका मतलब है कि बड़े वाले के पास क्षमता ज्यादा है रखने की, तो आवेश किसका ज्यादा होगा, Q2 का। तो देख लीजिए इस तरह का ऑप्शन कहां दिख रहा है, ये वाला। तो ये वाला कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद है इन तीन प्रश्नों के माध्यम से आप विभव को अच्छे से समझने का प्रयास किए होंगे। चलिए अब विभव को पढ़ते हैं और उसका सूत्र बनाते हैं। तो ये रहा विभव का परिभाषा। ठीक है, बोला गया है एकांक घनावेश को, अच्छा कलर चेंज कर देते हैं, एकांक घनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। चलिए आप भी पढ़ लिए होंगे परिभाषा, उम्मीद है। अब बात करते हैं समझने। बोला गया है एकांक घनावेश को, कोई आवेश है, कहीं आवेश है, ठीक है, किसी बिंदु तक, मान लिया जाए इस क्षेत्र में ये कोई विद्युतीय क्षेत्र है, मतलब यहां हम आवेश लाना चाहते हैं इसको। ठीक है, समझ लीजिए कहां से ला रहे हैं, अनंत से। सुतल आठ इसको मत समझिएगा, असल में ये अनंत का सिंबल है। ठीक है, मान लिया जाए इस आवेश को Q को हमको लाना है इस क्षेत्र में, कि भाई इसमें आ जाइए, आपको यहां प्रवाहित होना है। तो इस आवेश को यहां लाने में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से यहां लाने में जो कार्य किया जाएगा, ठीक है, असल में वही विभव है।
मतलब इस आवेश को उठाकर यहां लाने में जो काम हुआ वो विभव है। तो अभी तो बताया था विभव ही तो, विभव का ही तो काम है कि कोई वस्तु आवेश ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। तो हम चाहते हैं कि ये आवेश यहां से यहां आए, तो यहां से उठाकर यहां लाने में कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य हुआ है असल में वही विभव है। तो उम्मीद है आप विभव को बेहतर समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो दोबारा रिपीट कीजिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा? ठीक है, आपने यह देखा भी बराबर, विभव को हम सूचित कर रहे हैं भी से, भी भी बराबर W बटे Q। ठीक है, मतलब आवेश को ही उठाकर लाया गया ना यहां से यहां। आप भी ऐसा ही चित्र बनाइएगा। ठीक है, तो भी बराबर यानी विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस सूत्र को बेहतर समझ गए होंगे। यहां भी बता रहा है। ठीक है, अब इसका कुछ और मात्रक बता सकते हैं। W कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो जूल बटे आवेश का मात्रक कूलॉम। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जूल प्रति कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। और जूल प्रति कूलॉम को ही बोला जाता है वोल्ट। अच्छा, वोल्ट गलती लिखा गया। वोल्ट। ठीक है, जूल प्रति कूलॉम को ही बोला जाता है वोल्ट। तो उम्मीद है आप विभव को बेहतर समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्लाइड में लिखा हुआ है धनावेश वस्तु पर विभव कैसा होगा? धनात्मक होगा। और ऋणात्मक वस्तु पे विभव ऋणात्मक होगा। और अनावेशी जिस पर कोई आवेश नहीं है उस पे विभव क्या होगा? शून्य होगा, नहीं होगा। सिंपल सी बात। पृथ्वी का विभव क्या है? तो पृथ्वी का विभव शून्य है। कोई भी आवेश अगर बिजली का तार भी पृथ्वी पे गिर जाए वो सारा आवेश को सोख जाएगी, इतना कम होता है उसका विद्युत विभव। ठीक है, आप देखे होंगे कि बिजली का तार जैसे ही पृथ्वी पे गिरती है कैसे सांप की तरह लौटने लगती है। ठीक है, तो पृथ्वी का विभव काफी शून्य है, किसी भी आवेश को यह ग्रहण कर लेगी आराम से। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगले स्लाइड में विभवांतर का परिभाषा लिखा हुआ है। चलिए तो इसे समझते हैं। लिखा हुआ है दो बिंदुओं के बीच प्रति एकांक आवेश के विभवों के अंतर को, बोला गया दो बिंदुओं के बीच प्रति एकांक मतलब एक कूलॉम। ठीक है, प्रति एकांक आवेश के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं और इसका भी मात्रक होता है वोल्ट। चलिए, तो इस कहानी का क्या मतलब है ये से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए दो बिंदु लेते हैं ए और बी। ठीक है, इसका विभव भी ए है और इसका विभव भी बी है। तो इन दोनों के बीच जो कार्य हुआ है क्या लिखा हुआ है? दो बिंदुओं के बीच प्रति एकांक आवेश के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर बराबर यानी V बराबर W बटे Q। ठीक है, W बटे Q, क्योंकि इन दोनों के बीच विभवों का अंतर क्या है? कार्य ही है एक तरह से। ठीक है, तो हो जाएगा W बटे Q। तो विभव का भी सूत्र वही होगा जो यहां पे आप देखें, विभव का सूत्र भी वही होगा जो विभवांतर का सूत्र है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को भी बेहतर समझ रहे होंगे। तो इसका मात्रक भी आप क्या बोलेंगे? वोल्ट। ठीक है, इसका भी मात्रक आप क्या बोलेंगे? वोल्ट। उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ घनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। इस कहानी का इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है ये प्लस प्लस है। ठीक है, और यहां माइनस माइनस है, तो आवेश यहां से निकलकर यहां जाएगा। हमने लिखा है धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। ठीक है,
लेकिन वही ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है। जैसे मान लिया जाए दो वस्तु लेते हैं, इसे समझते हैं थोड़ा ध्यान से, ठीक है। प्लस प्लस, यह माइनस 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 माइनस, ये ए है ये बी है। समझ लीजिए इसका विभव ए है और इसका विभव बी है। समझ लीजिए कि ए का विभव ज्यादा है, ठीक है, ए का विभव ज्यादा है, तो यहां से धनात्मक आवेश निकलकर कहां आएगा, यहां से, ठीक है। और निम्न निम्न विभव तरफ से क्या निकलेगा, ऋणात्मक आवेश, ये कहां जाएगा, उच्च विभव की ओर। ऐसा नहीं होगा हमेशा आप रट्टा मार लिए कि आवेश उच्च विभव से निकलकर निम्न विभव की ओर जाता है, ठीक है। और उसी में आपको अगर थोड़ा सा सवाल चेंज कर दे कि बताइए ऋणावेश, ऋणात्मक आवेश किस ओर से किस ओर गति करता है, ठीक है, तो ऋणात्मक आवेश के लिए चेंज हो जाएगा। ऋणात्मक आवेश के लिए आप बोलेंगे आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को भी बेहतर समझ रहे होंगे। चलिए तो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं है, मतलब हमने विभव और विभवांतर को बेहतर जान लिया, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि विभव और विभवांतर को बेहतर समझे। हम मानते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन उतना भी नहीं है, ठीक है। एक दो बार अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे तो उम्मीद है आप इसे समझ जाएंगे, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो हम आपको बेहतर बताएंगे। एक बात और हमें, अच्छा छोड़िए, अगले क्लास में इसे हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।